Hello everyone, welcome back to Farmer Minds channel, and in this video I'm going to discuss about the AIMS Delhi पार्ट 3। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको यूट्यूब पे जाके टाइप करना है फार्मर माइंड्स एम्स दिल्ली पार्ट 1 पार्ट 2। टोटल एम्स दिल्ली 2017 में 130 प्लस क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं उन वीडियोस के अंदर, और इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ 35 क्वेश्चंस। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स एग्जामिनेशन, मेक श्योर कि ये वीडियो पूरी देखना, और कमेंट बॉक्स में एंड में जाके लिखना कि आपने हैश टैग 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बिकॉज आपके लिए भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहेगा कि हाँ यार मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, सो मेक श्योर यू डू इट, एंड पूरी वीडियो अच्छे से देखना। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एम्स दिल्ली में काफी टफ क्वेश्चंस आए थे। जो आज मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ आपको, वो आपको काफी टफ लग सकते हैं क्योंकि काफी कंसेप्चुअल है, डायरेक्ट नहीं है। तो मेक श्योर पूरी वीडियो को देखना, कुछ सीख के ही जाओगे, है ना। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक चीज और बता दूं कि इसके बाद एम्स भुवनेश्वर, ठीक है, फिर उसके बाद एम्स रायपुर और पटना, ये 4 एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, दिल्ली भुवनेश्वर रायपुर पटना। तो इनकी भी वीडियोस हम डालने वाले हैं। दिल्ली का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और कल से भुवनेश्वर की वीडियो 4 दिन डलेंगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 25-25 के स्लॉट में आपकी वीडियोस डलने वाली है, फिर रायपुर और फिर पटना। तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर यू डू राइट नाउ, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। 400 450 क्वेश्चन है, एंड आप पूरी तैयारी के साथ एम्स एग्जाम में जा सकें। So let me introduce myself. My name is Akash Verma and I am GPAT and नाइपर qualified, और इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, नाइपर मोहाली फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो जो टीचर आपको अभी पढ़ाने वाला है वो नाइपर मोहाली से पास आउट है, तो मैं क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, एंड आई टीच फार्माकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड MBA इन फार्मा माइंस GPAT एंड नाइपर बैचेस एंड फार्मासिस्ट ऑल्सो। ठीक है, और 1,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ, और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है। तो ये सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में भी आपको दिखेगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको एक अफोर्डेबल कोर्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 महीने की प्रिपरेशन करनी है, और काफ़ी कोचिंग्स में 1,000 से ज़्यादा ऊपर का कोर्स अवेलेबल है, लेकिन आपको लगता है 1 महीने के लिए मुझे इतना पैसा खर्च नहीं करना, तो आपके लिए 199 में कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एम्स फार्मासिस्ट का कोर्स है, और इसकी वैलिडिटी भी आपकी 30th of April तक रहेगी। तो अच्छी खासी वैलिडिटी भी मिलेगी। कोर्स का प्राइस भी काफ़ी कम है, 200 रुपये। और इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको पूरे सिलेबस के, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, नॉन फार्मा MCQs, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी वीडियोस, सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। एंड बेस्ट पार्ट, वी नो कि जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा समय की नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट द प्राइस लो फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको बेसिकली फार्मा माइंड्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है आप इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 101वां क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन टफ होने वाले हैं, और मेक श्योर कि आप बीच में गिव अप ना करें, पूरे कंसेप्ट को समझे। और आप वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हो, ताकि आप वीडियो को जल्दी कवर कर सकें। ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, एल्कीन शो टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन bearing the double bond, what will happen to mechanism of addition reaction? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अल्कीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। अगर बाई चांस उनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लगा दें, तब उस मैकेनिज्म का क्या होगा? क्या वो स्टिल इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, या फिर एक रेडिकल कटायन बन जाएगा, या फिर वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, या फिर वो एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बन जाएगा? तो अभी भी मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि है टफ। जिसकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक एक चीज को ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले अल्कीन्स क्या होते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है।
सिंगल बॉन्ड के अंदर होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में खास बात ये होती है ना, ये लूजली अटैच्ड होते हैं, मतलब इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, लूजली अटैच्ड होते हैं। तो ये तो आपने कहानी समझ ली। अब दूसरा टर्म यहाँ पर आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले समझो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली वो स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन लवर होती है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताओ एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसके तरफ इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल होगा। मान के चलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे अटैक आके अटैच हो गया, मतलब ऐड हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल ने बाहर से अटैक किया और आके ऐड हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कितना आसान है। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन्स बेयरिंग द डबल बॉन्ड, मान के चलिए कि यार यहाँ पे आके एक वाई नाम का स्पीशी जुड़ गया। अब ये वाई जो स्पीशी है, इसकी खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब होता है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो धीरे धीरे करके सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं जहां जा नहीं रहे, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही है, बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा इट विल रिमेन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्यों? इलेक्ट्रॉन कहीं गए नहीं, वहीं रहे, बस थोड़ा सा ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी ना, क्लाउड, वो वहीं रहा। तो अभी भी ये इलेक्ट्रोफिलिक ही रहा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ओके, चलो तो ये हो गया। तो यही चीज मैंने जो आपको समझाई है वही जो है मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर आप इसी को समझ गए होंगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी बता देता हूँ, इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर के बाद जैसे ये मैं अपलोड करूंगा तो पीडीएफ आपको दोनों मिल जाएंगे। चलो, 102nd क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। फाइव मेंबर्ड हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स शो a much higher rate of electrophilic aromatic substitution reaction than six membered one. This is due to which of the following reason? बेसिकली बोला गया है जो 5 मेंबर के हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन दिखाते हैं एज कंपेयर टू 6 मेंबर्ड वाले। इसका रीजन क्या है? अब यहाँ पे तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा आगे इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले ये 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड क्या है, इसको समझते हैं, है ना। छोटी छोटी चीजें समझेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुआ? 5 मेंबर्ड। अगर इसी जगह मैं 6 ले लूं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड हो गया। अब वहां पे एक टर्म लिखा था हेट्रो एरोमेटिक। हेट्रो एरोमेटिक, हेट्रो, हेट्रो मतलब बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ एटम होगा, जैसे कि सल्फर होगा, या तो सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, या ऑक्सीजन होगा, और भी हो सकते। मोस्टली हेट्रो एटम मतलब होता है कि कार्बन की बजाय यहाँ पर कोई और एटम होगा। ठीक है, तो आप 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग समझ गए कि यार 5 मेंबर्ड का क्या मतलब होता है और 6 मेंबर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो 5 मेंबर्ड वाले हैं वो जल्दी या ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन दिखाते हैं। ये क्या होता है? देखो, ये आपकी एक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, ब्रोमीन बाहर से आया और ब्रोमीन ने आके यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, और खुद जाके चिपक गया, और हाइड्रोजन ने जाके दूसरे वाले ब्रोमीन आयन के साथ बॉन्ड बना लिया, बन गया HBr। मतलब हाइड्रोजन को वहां से सब्सटीट्यूट कर दिया और हाइड्रोजन दूसरी जगह जाके चिपक गया। तो क्या हुआ? ये एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। समझ गए क्या हुआ? तो एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। पीछे टर्म है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोफाइल था, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर था। तो जो ब्रोमीन था उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ठीक है, मान के चलते। ठीक है, तो
इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और इसमें रिंग में जाकर इसने हाइड्रोजन वहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया, खुद जाके वहां बैठ गया और हाइड्रोजन ने किसी और स्पीशी के साथ बॉन्ड बना लिया। अब यहां तक आपको समझ आ गया। बस अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, अब बड़ा आसान है। इसमें बोला गया है कि जो 5 मेंबर्ड हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं एज कंपेयर टू 6 मेंबर्ड वन। ये ज्यादा दिखाते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो, बड़ा सिंपल है। ये 5 मेंबर्ड है और ये 6 मेंबर्ड है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, जो 5 मेंबर्ड वाला है, यहाँ छोटा मॉलिक्यूल है, मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी ही जगह में घिरे हुए हैं। उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, जबकि 6 वाले में वही इलेक्ट्रॉन थोड़ा फैले हुए हुए हैं, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम है और इनकी ज्यादा है। अब बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन का लवर आएगा, वो किसके पास जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इसी वजह से यहाँ पर बेसिकली जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा 5 मेंबर्ड हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड हैव हाई सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन उसी जगह में फैले हुए हैं। तो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा ना, तो पहले इनके पास आएगा, 6 मेंबर्ड के पास बाद में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां दूर दूर है। समझ आ गया? चलो, इसका आंसर है, पहले वाले का भी ये था। चलो, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बातों को समझ रहे हैं ना, तो आसान बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। देखो, क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपका आया हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पायरिडीन होता है वो ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू पायरोल। पायरिडीन पायरोल छोड़ो से, इतना समझो बेसिक मतलब क्या होता है। बेसिक ये आपने जरूर एनालिसिस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अरहेनियस इक्वेशन, ब्रोंस्टेड लोरी इक्वेशन, है ना, ये सब चीजें पढ़ी होंगी, लुइस कॉन्सेप्ट। तो उसके तहत बेसिकली क्या होता है, जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखना है कि पायरिडीन और पायरोल में जल्दी प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट समझ आ गया कि प्रोटॉन को जल्दी जो एक्सेप्ट कर लेगा वो ज्यादा बेसिक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका ओके, ये आपका पायरिडीन का मॉलिक्यूल है और ये आपका पायरोल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों हेट्रोसाइक्लिक है। दोनों के बारे में खास बात क्या है, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो पायरिडीन वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ मूवमेंट रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं, लेकिन पायरिडीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब ये होता है कि ये नाइट्रोजन के पास है, इसने सिस्टम को नहीं दी है। सिस्टम क्या है यहाँ पर? ये स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ये रहा, देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इस ये इलेक्ट्रॉन इसने सिस्टम को दे दिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास ही रखे हुए हैं, अपने पास ही रखे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो मान के चलो बाहर से H+ आता है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे अटैक कर देगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ गया? अब पायरोल में क्या हुआ? पायरोल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सिस्टम में अंदर है, सिस्टम के अंदर है, मतलब कि डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज मतलब नाइट्रोजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पायरोल के अंदर सिस्टम को दे रखे हैं, इसके बाद अवेलेबल नहीं है। अब बाहर से आपका प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन चाहता हूँ, लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो पहले से बिजी है, इसने वहां उधार दे रखा है सिस्टम को, तो भैया ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? पायरिडीन, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या रहेगा? वो बेसिकली रहेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पायरिडीन के वो लोकलाइज्ड है,
ठीक है, कि इसके पास खुद अवेलेबल है, जैसे ही बाहर से प्रोटॉन आता है ये बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन पायरोल का डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, इसको यहाँ पे कट कर देना, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पायरिडीन आएगा। ठीक है, तो पायरिडीन के इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल रहते हैं, जैसे ही प्रोटॉन आता है आपस में इनका मैचिंग हो जाती है। देखो वही चीज लिखी हुई है, पायरिडीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रीली अवेलेबल है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। जबकि पायरोल की बात करें तो ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये सिस्टम के साथ शेयर कर देता है। इसलिए जब प्रोटॉन इसके पास आता है ना, इसके लिए इसके पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं, नॉट रेडिली अवेलेबल। ठीक है, चलो 104th क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है लेकिन आसान वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अरेंज द लीविंग ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लीविंग कैपेसिटी। बेसिकली ये सारे लीविंग ग्रुप है, मान के चलो ये कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें से कोई मॉलिक्यूल एक्स लीव कर रहा है, लीव कर रहा है, इसे बोलेंगे लीविंग ग्रुप। तो हमें ये बताना है कि इन मॉलिक्यूल्स में ब्रोसिल, मिसाइल, क्लोरो, हाइड्रोक्सिल, कौन जल्दी लीव करेगा, कौन बाद में लीव करेगा, उसी का ऑर्डर यहाँ पे हमें बताना है। उससे पहले बच्चे सोच रहे होंगे सर ये न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। नाम में ही मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा जरूर। न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज का लवर। पॉजिटिव चार्ज को कौन प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे खुद के। ठीक है, तो मान के चलो एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एक्स नेगेटिव। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर के पास पहुंचा जिसपे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस पे लगा था यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब क्या हुआ, रिएक्शन इनके बीच में हुआ और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जाके जुड़ गया और हाइड्रोजन निकल गया। हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल था, एक्स नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको प्लस चार्ज से प्यार है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये यहाँ पे जाके इस जगह जाके चिपक गया और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको हटा के सब्सटीट्यूट कर दिया। तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एलोफेटिक को इग्नोर मारो, तो नहीं, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जाके चिपक गया और हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया, खुद चिपक गया ना उसकी जगह जाके और हाइड्रोजन वहां से हट गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो जो ब्रोसिल और मिसाइल है, पहले इनकी बात करते हैं। ब्रोसिल और मिसाइल ये दोनों के दोनों जो हैं सल्फोनेट्स हैं। सल्फोनेट्स, स्ट्रक्चर मैंने बगल में ऑलरेडी इमेज डाली हुई है। सल्फोनेट जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि स्टेबल है ना तो आसानी से लीव कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों जो है आसानी से लीव कर जाएंगे। तो ब्रोसिल सबसे जल्दी लीव करता है, फिर मिसाइल लीव करेगा। अब ऑप्शन पे आते हैं, सबसे जल्दी लीव करेगा ब्रोसिल, तो देखो बी पी लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद एस, तो आंसर तो हमें यही मिल गया, पी और एस, और आगे आर और क्यू, तो आंसर सी हो जाएगा। इसमें ये भी बता देता हूँ, क्लोरो ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो सारी कहानी लिखी है मैंने, अगर आप पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, वो भी टाइट्रेशन का, और टाइट्रेशन के अंदर भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो काम करते हैं। किसी भी मेटल आयन को आइडेंटिफाई करेंगे कि यार वो मेटल आयन है कौन सा, और दूसरा उसकी अमाउंट को भी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन में कौन सा मेटल आयन मौजूद है और कितनी अमाउंट में है, यही पर्पस होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। अब इसके अंदर दो चीज इस्तेमाल की जाती है, इंडिकेटर, ठीक है, और ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, ईडीटीए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये इंडिकेटर और ईडीटीए दोनों ही चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स, कहानी सुनते जाओ। चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल के साथ मिलके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो मेटल के साथ मिलकर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, पूरी कहानी पता लग गई। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या यूज होता है इंडिकेटर और ईडीटीए। अच्छा, इंडिकेटर के नाम पे मैं बता देता हूँ, इसमें इस्तेमाल करते हैं एरिक्रोम टी, एरिक्रोम टी। वैसे एरिक्रोम ब्लैक टी बोलते हैं, आप गूगल भी कर सकते हो। इंडिकेटर वैसे ज़्यादा डिटेल में अभी जा नहीं रहा मैं, इंडिकेटर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि इंडिकेटर जो इस्तेमाल किए जाते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, वो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आप बता दो मुझे। जो इंडिकेटर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ईडीटीए मेटल आयन कॉम्प्लेक्स से, या फिर इंडिकेटर मेटल आयन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। और लास्ट वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही हटा दो, इरेलीवेंट है। तो बेसिकली क्या होता है ना, मेरी तरफ देखो। ओके, चलो। मेटल आयंस जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। पहले इंडिकेटर के साथ बनाएंगे, फिर ईडीटीए के साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो बेसिकली ज्यादा स्टेबल जो होता है वो ईडीटीए का होता है। क्यों? क्योंकि वही हमें बताता है कि कितनी अमाउंट में मेटल है। मेटल को पहचानने के लिए मेटल कौन सा है, ये होता है इंडिकेटर। मेटल कितनी अमाउंट में है, इसके लिए होता है ईडीटीए। और पहला स्टेप जो होता है ना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, हम पहले इंडिकेटर डालते हैं सॉल्यूशन में, और वो इंडिकेटर जाके मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, फिर हमें पता लग जाता है, कलर चेंज होते ही पता लगता है अच्छा ये वाला मेटल है। उसके बाद हम डालते हैं ईडीटीए। अब खुद ही सोचो, मेटल पे चिपका इंडिकेटर, अब मुझे वहां से उस मेटल से इंडिकेटर को हटाने के लिए ईडीटी को ज्यादा स्टेबल होना जरूरी है। ठीक है, तो ईडीटी का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना मेटल के साथ, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंडिकेटर मेटल आयन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो स्टेबिलिटी है सॉरी, वो कम होनी चाहिए। कुल मिला के ईडीटी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बोला था ना मैंने, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम जगह मिलेंगे, हर जगह स्लाइड रीड करके आगे बढ़ा देंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, यहाँ डीप क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ही डीप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है पोलैरोग्राफी, ये भी एनालिसिस का क्वेश्चन है। आई एम सरप्राइज कि यार इतना टफ क्वेश्चन कैसे डाल सकते हैं एम्स एग्जामिनेशन में, काफी टफ क्वेश्चन है। एम्स पोलैरोग्राफी का क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है जो एम्स सॉरी जो पोलैरोग्राफी टेक्निक होती है ना, क्या होती है मैं आगे बताता हूँ। इसके अंदर डीएमई, एक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोड के बहुत ही सारे फायदे होते हैं। अब उनमें से एक फायदा जो होता है वो ये होता है, जो मरकरी है उसके पास लार्ज हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल होता है। बस यहाँ पर यही पूछा है कि जो मरकरी के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है, उसका मतलब क्या है। चल, पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहली बात, पोलैरोग्राफी जो होता है वो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल के अंदर करंट फ्लो को मेजर करता है। ये करंट फ्लो क्यों मेजर करता है? ताकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीशीज होती हैं उनकी कंसेंट्रेशन पता लगा सके। सिंपल भाषा में समझो, पोलैरोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीशीज की कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करती है। ठीक है, कैसे करती है? वो एक सेल लेती है और सेल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करती है। सर ये इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज क्या होता है? कुछ नहीं, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले या एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, जैसे कि मेटल का आयंस हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कुछ कुछ गैसेस भी होती हैं। ठीक है, चलो। तो इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोड होता है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो ओवर पोटेंशियल होता है। इसका कुछ मतलब नहीं है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। वो ये होता है कि ये हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस करा देता है, रिडक्शन करा देता है किसमें? हाइड्रोजन गैस के अंदर। दैट्स इट, रिड्यूस करा देता है हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? गैस के अंदर। ठीक है, तो सी आपने किया है तो बिल्कुल सही है। चलो, 107वां क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। कार्बोकटाइन विल नॉट शो वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कार्बोकटाइन नहीं दिखाएगा? कार्बोकटाइन नहीं दिखाएगा।
तो पहली स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू गिव अ कार्बीन। इसको बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले ये समझो कार्बोकटाइन होता क्या है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं है। कार्बीन, कार्बीन जो होता है ना, कार्बीन, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि जो कार्बोकटाइन है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये कार्बीन बना देगा। नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ये डेफिशिएंट था, इसके पास कमी थी। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये नॉर्मल कार्बन बनेगा ना। ये कार्बीन कैसे बन जाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे? पहले अपनी कमी पूरी करेगा, फिर ही तो लाइफ में ग्रो करेगा। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो ही यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यही आंसर था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी मैंने सारी चीजों का रीजन यहाँ पे डाला है, ये कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी दिखा देता हूँ। सारी चीजों का रीजन यहाँ डाला है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि कार्बोकटायन जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस के साथ जल्दी बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव आयंस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, है ना। चलो, अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बायो टेक्नोलॉजी से, या इसको आप काउंट भी कर सकते हो कोगनोसी के अंदर। कोगनोसी के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले जाते हैं, ताकि जो ग्रोथ होए होए वो अच्छे से हो सके। ठीक है, वो ग्रोथ अच्छे से हो सके, किसकी ग्रोथ हो सके? इनोकुलम की। इनोकुलम कुछ भी हो सकता है। इनोकुलम बोले तो बेसिकली मीडिया जो है वो हम डालते हैं ताकि वहां पर कल्चर प्रॉपरली हो सके। कल्चर किसी चीज का भी हो सकता है, सेल टिश्यू, या फिर हो सकता है कि हम वहाँ पे कुछ बैक्टीरियल की ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ भी चीज हो सकती है। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता अभी। अभी जो फर्क पड़ता है वो ये है कि कौन सा विटामिन नहीं जरूरी है। देखो, विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है थायमिन, ये मत भूलना। थायमिन बोले तो विटामिन B1। तो कौन सा जरूरी नहीं है? वो है इनिसिटॉल, आइनोसिटॉल, इनिसिटॉल, जो आप इसको बोलना चाहें। चलो, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो ये सारी चीजें हम डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें सुक्रोज हम डालते हैं। निकोटिनिक एसिड जो है रेस्पिरेशन के काम आता है, मेटाबॉलिज्म, पैराडॉक्सिन जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आता है, वगैरह वगैरह। और थायमिन जो होता है वो सेल ग्रोथ के काम आता है। जैसे मैंने बोला कि थायमिन बहुत जरूरी होता है, इनिसिटॉल इतना जरूरी नहीं था। क्वेश्चन 109वां, सिल्डेनाफिल। चलो भैया, फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। इसको भी लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं। सिल्डेनाफिल नाम तो आपने सुना ही होगा। सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल बड़े ही फेमस नाम से मार्केट में बिकता है, वाइग्रा। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये दो कंडीशन में इस्तेमाल होता है। पहला, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है वही यहाँ पर आंसर है, वही आपको बताना है। तो दूसरी कंडीशन क्या है देखते हैं। सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल जो है इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स: सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अनस्टेबल एंजाइना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ड्यू टू एक्लैम्सिया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सिल्डेनाफिल जो है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनिबिटर होता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनिबिटर। जब भी फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनिबिट होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है, और साइक्लिक एएमपी के लेवल के बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, मतलब वहां पे खून का बहाव बढ़ता है और प्रेशर कम हो जाता है। ध्यान से सुनो, जब भी ब्लड वेसल डायलेट होंगी, खून ज्यादा वहां बहाव होगा और प्रेशर घट जाएगा। तो प्रेशर घट जाएगा मतलब ये बीपी को कम करता है। बीपी कम करता है मतलब हाइपरटेंशन ठीक करता है। तो भैया, यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना तो अभी हटा दो। अब बाकी जो प्रॉब्लम है वो सारी हाइपरटेंशन वाली है। आप कैसे पहचानोगे? तो ऐसा देखा जाता है कि सिल्डेनाफिल जो ज्यादा काम करता है लंग्स के अंदर, लंग्स की आर्टरीज में, लंग्स की आर्टरीज में। और लंग्स के लिए बहुत ही कॉमनली वर्ड होता है पल्मोनरी। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। पूरा कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ा दिया, थ्योरी इसकी रीड कर लेना। बाकी मैंने जो समझा दिया एक बार में समझ आ गया होगा, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन आपका कैंसर से है, कीमोथेरेपी का क्वेश्चन है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ बोला गया है जिन लोगों को क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया होता है, मतलब कुल मिला के एक टाइप का ब्लड कैंसर है ये, और उनके अंदर साथ साथ
फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव है, कुछ नहीं, ब्लड कैंसर भी है और साथ ही साथ उनकी बॉडी में रॉन्ग क्रोमोसोम की प्रेजेंस है, रॉन्ग क्रोमोसोम है, डीएनए में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल करेंगे? देखो, ये जो रॉन्ग क्रोमोसोम बनता है ना, वो बनता है टायरोसिन काइनेज की वजह से, टायरोसिन काइनेज के एंजाइम की वजह से। अब इमाटिनिब जो ड्रग है ना, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, और इनहिबिट करने की वजह से जो कैंसर सेल की ग्रोथ होती है ना, वो कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो वहीं रुक जाती है। यही आंसर है इसका, इमाटिनिब, इमाटिनिब। ठीक है, चलो भाई, क्लियर हो गया। इसको थोड़ा देख लेते हैं। इमाटिनिब जो है वो उन लोगों में इस्तेमाल किया जाता है जिनको ल्यूकेमिया, ब्लड का कैंसर है, और साथ ही साथ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम गलत जीन्स मौजूद होते हैं। तो ये टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया सेल्स, कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन नहीं हो पाता। जब भी आपके सामने टर्म है प्रोलिफरेशन, मतलब ग्रोथ रुक जाती है उनकी। ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, ग्रोथ मतलब एक ही चीज है लगभग। ठीक है, चलो, 111वां क्वेश्चन बड़ा शुभ नंबर है और क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें से कौन सा ड्रग है जो जीपीसीआर रिसेप्टर के थ्रू काम नहीं करता? आपने जरूर जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। देखो, मैंने तो अपने जो संकल्प के स्टूडेंट्स हैं जो जीपैट की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाया हुआ है। 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जीपीसीआर, टायरोसिन काइनेस, ठीक है, टायरोसिन काइनेस होता है, लिख लो अगर आपको भी नॉलेज अच्छी लग रही है तो। आयनोट्रोपिक मतलब आयन चैनल्स, ठीक है, और लास्ट में आपके आते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये 4 टाइप के रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। मोस्टली आपकी बॉडी में जीपीसीआर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इनमें से कौन सा ड्रग जीपीसीआर के थ्रू एक्शन नहीं दिखाता? ठीक है, आंसर बड़ा ही सिंपल है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ना, वो टायरोसिन काइन रिसेप्टर के थ्रू काम अपना करता है। इंसुलिन टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है, ठीक है, तो ये भूलना नहीं, इंसुलिन टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है। ठीक है, चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप एक बार रीड कर लेना जो थ्योरी है, ठीक है, सारी चीजें वही मैंने लिखी हुई। देखो, इंसुलिन टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है, पाइनेफ्रिन जीपीसीआर, डोपामिन जीपीसीआर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जी, ये भी आपका जीपीसीआर होता है। ठीक है, 112वां क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेसिकली देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी बहुत मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का बड़ा ही जबरदस्त और बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कि मान के चलो प्रोपेनोलॉल, मान के चलो प्रोपेनोलॉल का ये स्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन मान लो कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने ओ एक्स लगा दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे प्रोपेनोलॉल जैसे और भी ड्रग बनाने हैं, एटिनोलॉल बनाना है, तो मैंने एटिनोलॉल बना दिया, ठीक है। एटिनोलॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोपेनोलॉल और एटिनोलॉल में क्या डिफरेंस है? एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई का डिफरेंस है। अब ये दोनों ड्रग काम क्या करते हैं? दोनों सेम काम करते हैं, बीटा ब्लॉकर है, लेकिन फर्क यहाँ पर किसका आया होगा? इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का, इनके स्टेबिलिटी का, है ना, यही तो फर्क आया होगा। फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना। तो बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है, एक कंसेप्ट होता है आइसोटेरिज्म। आइसोटेरिज्म, आइसोटेरिज्म के तहत बेसिकली क्या होता है ना, कि मान के चलो कि किसी ड्रग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। चलो, मान के चलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मुझे कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढना है कि इस ड्रग मॉलिक्यूल का एक्शन चेंज ना हो, बस थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाए या बढ़ जाए, तो वो चीज मुझे करनी है। तो इसका जो है कुछ हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है, ओ एच ढूंढ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था? रिप्लेसमेंट था। और रिप्लेसमेंट कुछ इस तरह से हुई कि ड्रग का एक्शन चेंज नहीं हुआ, बस उसकी स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, उसके ईडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बाकी एक्शन सेम ही रहता है। तो यहाँ पर बस यही पूछा है कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है जिससे ड्रग के अंदर कोई एक्शन का चेंज ना आए, ठीक है, उसे बोलते हैं आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिप्लेसमेंट है वो है टेट्राजोल, ठीक है, टेट्राजोल। चलो,
तो ये सारी चीजें पढ़ते रहना आप, कार्बोक्सिलिक एसिड का और टेट्राजोल, इनकी एक्टिविटी सेम रहती है, ठीक है। एसिडिटी भी सेम है, एक्टिविटी भी सेम होगी, बस इनका जो फर्क होगा ना, वो थोड़ा बहुत इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज होंगी, लेकिन जो एक्टिविटी होती है ड्रग की, वो ये सेम ही रखता है। चलो 113वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपका पूछा गया आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो कि आपका एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यहाँ पूछा क्या है, देखो पहले ये देख लेते हैं कि वो कंपाउंड, a compound will be sensitive towards IR radiation only when one of the following property undergo transition। तो बेसिकली ये बोला गया है कि कोई कंपाउंड आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कब करेगा। देखो ये आपका मॉलिक्यूल है, इस पे आईआर रेडिएशन आके गिरती है, इस पे फॉल करेगी, या दो चीजें होंगी, एब्जॉर्ब हो एब्जॉर्ब ना हो। हमें बताना एब्जॉर्ब कब होगी। एब्जॉर्ब तभी होती है जब इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट का चेंज होता है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डाइपोल मोमेंट चेंज होना बहुत जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थ्योरी मैंने अगेन लिख दी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं ऐसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट ये अगेन आपका एनालिसिस का टॉपिक है। एनालिसिस में कौन सा चैप्टर है, ये मिसलेनियस। बेसिकली क्या होता है ना, अलग अलग टॉपिक हैं, यूवी, आईआर, क्रोमेटोग्राफी, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं, अलग से यूनिट बन जाएगी इनकी। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस ये क्या होता है, इसका देखो सीधी सी बात है, कुछ चीज में कंसेप्ट लगता है और कुछ चीज के अंदर सीधे फैक्ट होता है। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, वो उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इसका मतलब समझा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है समझ नहीं आया होगा। पहली बात एक्सरे क्रिस्टलो, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ग्राफिक एनालिसिस। ये पहली बात तो एक ऐसी टेक्निक है ना जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, एडवांस है, ठीक है। एडवांस होने की वजह से ये काफी ज्यादा हाईली एक्यूरेट रिजल्ट देती है, एक्यूरेट रिजल्ट देती है। अब होता क्या, आप सबने जरूर पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, मान के चलो दो मॉलिक्यूल है एक्स और वाई, इनका सेम केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। मतलब एक एटम अगर लेफ्ट में था तो दूसरे में राइट की तरफ हो गया। इमेजिन करो एक लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन फॉर्मूला सेम है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, ये मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट, कंपाउंड का एग्जैक्ट जो अरेंजमेंट होता है एटम का स्पेस में, वो बताती है। कि बेसिकली ये बताती है कि जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम है वो एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन पे है, एग्जैक्ट। तो आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्ट बता देती है, ना कि रिलेटिव। मतलब काम चलाओ काम नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट बता के देगी कि लेफ्ट पोजीशन पे कि राइट। हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको इस चीज में आगे बढ़ना है, ये मशीन इस्तेमाल करनी है और देखना है कि भैया पैरासिटामोल के अंदर जो एटम है वो किस पोजीशन पर है, जस्ट फॉर अ फनी पर्पस, ये बता देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है 115वां। ये थोड़ा टफ है, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आगे बढ़ जाना, मुझे लगता नहीं इतने टफ क्वेश्चन इस साल आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्लोरीमेट्री से। फ्लोरीमेट्री, या बोलूं या फिर इसको बोल दूं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस सर ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है आपका एनालिसिस का, एनालिसिस। टफ क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, समझ मुश्किल ही आएगा, कोशिश करता हूँ। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, हमें ये पकड़ना है। क्योंकि देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ टफ है बार बार, क्योंकि इसमें होमो लोमो का कंसेप्ट आता है, वो पढ़ाना पड़ेगा, 10 से 15 20 मिनट लगेगा उसमें, ठीक है। लेकिन स्टिल थोड़ी कोशिश करता हूँ। A singlet or triplet state may result when one of the electrons from HOMO is excited to higher energy levels। यहाँ पर बोला गया है कि ओके, चलो ठीक है, होमो, होमो मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिख लो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये बोला है कि जब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और उसको एनर्जी मिलती है, वो एक्साइट होता है, तो वो उस सिंगलेट या ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखना। होमो से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सिंगलेट में जाएगा या ट्रिपलेट में जाएगा,
दूसरी स्टेटमेंट, सिंगलेट स्टेट जब एक्साइटेड होती है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होती है, देखो ये आपका ऑर्बिटल है, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा आपने। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो पेयर्ड होती है ग्राउंड स्टेट के साथ। मतलब एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करता है ग्राउंड स्टेट के साथ। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर ना भी समझ आए डोंट वरी, हमें हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, स्किप कर देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा तो बड़ा आसान स्टेटमेंट है, ट्री ट्रिपलेट की जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है। बहुत आसान है। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच में पेयरिंग नहीं होती, अनपेयर्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है, रिपल्शन, वो नहीं लगेगी। और वो फोर्स जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबल बनाती है। अब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो फोर्स ही नहीं है, तो ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये पेयरिंग ही नहीं करता। तो देखो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये वाली अपने आप ही गलत हो गई। ये गलत क्यों है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ट्रिपलेट स्टेट है और जो सिंगल स्टेट है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है इस स्टेट में, देखो स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ, when the electron from singlet excited state returns to ground state, ओके, ये एक्साइटेड वाली स्टेज है सॉरी आपकी, और ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, हमेशा फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है। फ्लोरोसेंस मतलब कुछ नहीं, लाइट प्रोड्यूस होती है, एक बेसिकली एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ये हमेशा होता है, ये गलत है, हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ये हमेशा प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज शो, अगर यहाँ पे शो लिखा होता ना, मे शो, तो वो ठीक था। ऑलवेज वाला वर्ड यहाँ पे गलत हो गया। चलो 116वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पानी की प्योरिटी हम कैसे पता लगाते हैं? देखो पानी के अंदर जो आयंस है ना, अगर आयंस ज्यादा मात्रा में है तो पानी खुद ही इम्प्योर हो जाएगा, है ना, और आयंस थोड़े कम मात्रा में है तो पानी प्योर रहेगा, है ना। अब आयंस को कैसे चेक कर सकते हो? पीएच क्या होता है, पीएच अलग चीज के लिए, यहाँ पर बेसिकली आयंस को चेक करने के लिए कंडक्टिविटी सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, आयंस की कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो जो पानी की प्योरिटी, पानी कितना साफ है, ये कंडक्टिविटी देख के हम चेक कर सकते हैं। इसमें कंडक्टिविटी मीटर हम लगाते हैं। बेसिकली दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, और इनके बीच में आयंस की मूवमेंट होती है। ठीक है, आयंस की मूवमेंट रहती है। आयंस जब भी मूव करेंगे वो एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। ठीक है, चलो, तो बेसिकली क्या होता है, अगर वो कंडक्टिविटी बहुत लो है, क्योंकि आयंस की वजह से ही कंडक्टिविटी आती, करंट बनता है। अगर वो कंडक्टिविटी लो है, इसका मतलब क्या है, आयंस मौजूद ही नहीं है। अगर आयंस कम है तो पानी प्योर है। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो आयंस भर भर के हैं, और भर भर के हैं तो वो इम्प्योर है। तो हमेशा याद रखना, आयंस जितने कम होंगे उतना कम करंट, उतनी कम कंडक्टिविटी, और पानी उतना ज्यादा प्योर। ठीक है, चलो 117वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है, लेकिन चलो समझते हैं इसे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनएमआर से, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, जरूर पढ़ा होगा एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। चलो सबसे आसान स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, कार्बन एनएमआर इज लेस सेंसिटिव देन प्रोटॉन एनएमआर। ये जो स्टेटमेंट है ना, कार्बन एनएमआर जो है लेस सेंसिटिव होता है, ये बिल्कुल सही है। देखो जो कार्बन एनएमआर, ओके, यहाँ पे जो सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करती है, इस रिलेशन को जान लो, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेंसिटिविटी जो है वो डिपेंड करती है गायरोमैग्नेटिक रेशियो पे, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो पे। ठीक है, अब गायरोमैग्नेटिक रेशियो जितना कम होगा, सेंसिटिविटी उतनी कम होगी। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखा जाता है जो कार्बन एनएमआर है और जो प्रोटॉन एच एनएमआर है, इनमें जो कैरोमैग्नेटिक रेशियो होता है वो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। इसका ज्यादा होता है और इस वाले का कम होता है।
अगर हाइड्रोजन का गैरो मैग्नेटिक रेशियो ज्यादा है तो ये ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, ज्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब कि कार्बन वाला कम सेंसिटिव होगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि कार्बन वाला कम सेंसिटिव होता है। क्यों? इसका गायरो मैग्नेटिक रेशियो कम होता है। सर ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? देखो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, रेशियो होता है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम टू एंगुलर मोमेंटम होता है। चलो मैं आपको डेफिनेशन ही बता देता हूँ। बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट रहती है न्यूक्लियस के अंदर, जो मूवमेंट हो रही है उसका एंगुलर मोमेंटम के साथ रेशियो होता है, ठीक है। अगर आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हो। गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। चलो, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? 12C, 12C कार्ब न्यूक्लियस इज नॉट मैग्नेटिकली एक्टिव। कोई भी एटम मैग्नेटिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है क्वांटम नंबर पे। और अगर क्वांटम नंबर 0 हो गया ना तो भैया वो मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं होता, ठीक है, तो वो मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं होता। और जो 12 कार्बन है ना इसका क्वांटम नंबर 0 रहता है, ठीक है। चलो, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 है, इसी वजह से ये मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं होता, ठीक है। चलो, बोथ 13 कार्बन एंड 1H हैव सेम स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये चीज याद रखना कि 13 कार्बन और 1 हाइड्रोजन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम होता है, हाफ। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट बच कौन सी गई? डी वाली। गारो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ 1H इज लेसर देन दैट ऑफ कार्बन 13। ये तो उल्टा था। मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन का गारो मैग्नेटिक रेशियो ज्यादा होता है कार्बन से, तभी वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है और यही हमारा आंसर है, डी, ठीक है। चलो, 118वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहाँ पढ़ा है आपने? एसिड साइकिल ये आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जो बहुत ही लंबी पाथवे होती है ना, टीसीए साइकिल, सिट्रिक क्रेब साइकिल भी बोलते हैं इसे, इसे क्रेब साइकिल नाम से भी जाना जाता है। आप इसको बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, या पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, अभी भी कोर्स में भी अपलोडेड है। तो इसके अंदर 9 स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि कौन से स्टेप में, इसमें टोटल 9 स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप के अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर इनटू, ओके, यहाँ पूछा है कौन से स्टेप के अंदर वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, वाटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सीधे पॉइंट पे आता हूँ, एक्वानिटीज, ठीक है। एक्वानिटीज जब भी काम करता है वो पानी को वहां पर ऐड करता है, ठीक है। बस 2 स्टेप होते हैं, रिमूव करता है फिर ऐड करता है। चलो देखते हैं। तो टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, उसे सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। इसमें जो एंजाइम होता है एक्वानिटेज, वो सिट्रेट की आइसोमेराइजेशन कराकर आइसोसिट्रेट बनाता है, ठीक है। तो इसमें एक्वानिटेज क्या करता है? पहले पानी के मॉलिक्यूल को रिमूव करता है और देन इट इज एडिंग। तो पहले रिमूव करेगा, ठीक है, पहले यहां से रिमूव होता है, पहले यहां से रिमूव होता है और फिर यहाँ ऐड हो जाता है। तो पानी की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये याद रखना, एक्वानिटेज सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में आइसोमेराइज कराता है, ठीक है। और बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, सिस एक्वानिटेट। चलो, 119वां क्वेश्चन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। ह्यूमेक्टेंट्स जो है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में डाले जाते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं? पहली बात तो ह्यूमेक्टेंट्स मतलब मॉइस्चराइजर, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइज करते हैं। मॉइस्चराइज सिंपल सी बात है, बड़ा ही इजी है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं, ये आंसर है यहाँ पर, ठीक है। देखो ह्यूमेक्टेंट्स जो है वो आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं। जो भी इन्वायरमेंट में आपके आसपास मॉइस्चर होता है उसको स्किन पे लेके आते हैं, स्किन की तरफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आप सबको पता है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। मॉइस्चराइजर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। 120वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स। ओके, यहाँ बोला गया है कि जब भी आप थाइमोल और मेंथोल को मिक्स करते हैं
तो कौन सी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होती है? फिजिकल होती है, केमिकल होती है, थेरेपेटिक होती है, टॉलरेंस होती है। देखो, जब भी थाइमोल और मेंथॉल मिलते हैं तो ये बनाते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। सर, ये यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है? यूटेक्टिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम होता है। दोबारा समझाता हूँ। यूटेक्टिक मिक्सचर यहाँ पे किसका बना हुआ है? थाइमोल का और मेंथोल का, T+M। अब इनका मिला के जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, वो कम होगा जब हम कंपेयर करेंगे थाइमोल से और मेंथोल से इंडिविजुअली। ठीक है? जब मिला के करेंगे, दोनों को मिला देंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थाइमोल से भी कम आएगा, मेंथोल से भी कम आएगा। इसे यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, मेल्टिंग पॉइंट का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। ये एक टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। और क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, इनकम्पैटिबिलिटी। और क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखो, ये रहा, जब भी थाइमोल मेंथोल मिलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है, जो कि एक टाइप का फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है? यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है? एक टाइप का मिक्सचर है जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मुकाबले। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, नए कंपाउंड्स बनते हैं। थेरेपेटिक में क्या होता है? यहाँ पे जो इफेक्ट आता है वो कम हो जाता है या फिर हार्मफुल हो जाता है। और टॉलरेंस मतलब क्या होता है? कि जो ड्रग का रिस्पॉन्स होता है जीन्स और इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में, वो चेंज हो जाता है। ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा 121वां क्वेश्चन। ओके, तो 121वें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया आपके कैप्सूल से। कैप्सूल मतलब इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी बोले तो फार्मास्यूटिक्स। ब्लूम स्ट्रेंथ, इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ब्लूम स्ट्रेंथ किस चीज की क्वालिटी नापता है? तो सबको पता है कैप्सूल में क्या होता है, जिलेटिन। तो आंसर हो जाएगा डी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिलेटिन। ठीक है? तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है वो जिलेटिन की क्वालिटी और वो कितना ज्यादा फर्म है, कितना स्ट्रांग है, ये बताता है। इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्लंजर लेते हैं जिसको जिलेटिन में डिप्रेस, डुबाया जाता है, और कितनी फोर्स उसको लग रही है डिप्रेस करने के लिए, डुबाने के लिए, वो देखी जाती है। ठीक है? ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, और ये सारी वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। 0.5 इंचेस इन डायमीटर जो स्टैंडर्ड प्लंजर होता है, वो इतना डायमीटर का रहता है। ठीक है? और 4 mm की डेप्थ तक उसको डुबाया जाता है या फिर डिप्रेस किया जाता है। ठीक है? और टेम्परेचर जो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस इसका रहता है। ओके, चलो, 22nd क्वेश्चन, इस पे हम आ जाते हैं।